सास का घूंघट पार्ट 3। अब तक हमने देखा कि देविका की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन घर के आदमी उसे डॉक्टर के पास नहीं जाने दे रहे और जोगिंदर ने घर के मेन गेट पर बहुत बड़ा ताला लगा दिया है। लेकिन देविका की सास विमला पहली बार घूंघट उठाकर समाज के बनाए नियम का उल्लंघन करती है और देविका की जान बचाने की कोशिश में जुट जाती है। मैं भी देखती हूँ मेरी बहू को डॉक्टर के पास जाने से कौन रोकता है। देखो सचिन के बापू, दरवाजे की चाबी दे दो मुझे। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? पहले सर पर पल्लू रखो और अंदर जाओ। आज तक मैंने आपका हर गलत फैसला सर झुकाकर स्वीकार कर लिया, लेकिन आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। मुझे मेरी बहू की किसी भी कीमत पर जान बचानी है। मुझे चाबी दे दीजिए। पिताजी, माँ ठीक बोल रही है, चाबी दे दीजिए ना, नहीं तो देविका नहीं बचेगी। देविका मरती है तो मर जाए, लेकिन यह दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तुम सारी औरतों को इस देविका नाम की बीमारी ने पागल कर दिया है और इस बीमारी का अच्छी तरह से इलाज करना आता है मुझे। वीना बेटी, सुजाता बहू, जाओ अंदर से देविका को लेकर आओ। विमला ये बोलकर अपने पति के हाथ से चाबी छीन लेती है। तभी महेंद्र विमला का हाथ पकड़कर चाबी विमला से छीन लेता है। भाभी, घर के मर्दों से टक्कर लेकर आप अच्छा नहीं कर रही हो। ये इस घर के संस्कार नहीं है। महेंद्र की बात सुनकर कम्मू अपने पति के हाथ से चाबी छीनकर कहती है, इस घर के संस्कार क्या है हम अच्छी तरह से जान गए हैं। आज इस घर का दरवाज़ा खुलकर रहेगा और देविका डॉक्टर के पास जाकर रहेगी। भाभी, ये लो दरवाज़ा खोलो। विमला ताला खोल देती है। तभी वीना और सुजाता देविका को लेकर आ जाती हैं। घर की सारी औरतें देविका को लेकर घर से जा रही होती है कि तभी सुजाता का पति मोहन उससे कहता है, सुजाता, तुम देविका को लेकर इस घर से निकल तो रही हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो वापस इस घर में मत आना। मैं देविका के साथ अस्पताल भी जाऊंगी और वापस इस घर में भी आऊंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। देखता हूँ कैसे इस घर के अंदर कदम रखती हो और कौन तुम्हारी मदद करता है। कानून मेरी मदद करेगा और कारट के दरवाजे हर नागरिक के लिए खुले हैं। मोहन को अपनी पत्नी से इस तरह बात करता देख कल्याण वीना से कहता है, वीना, तुमने देविका का साथ देकर अच्छा नहीं किया। अगर तुम अभी भी इसके साथ गई तो अपना और मेरा रिश्ता खत्म समझना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए। तुम खुद घर जमाई बनकर मेरे घर में रह रहे हो। कभी 100 रुपये की साड़ी दिलाई है मुझे? मेरे आने से पहले मेरा घर छोड़कर निकल जाना, समझे? ये बोलकर वीना और घर की सभी औरतें देविका को अपने साथ अस्पताल ले जाती है। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर जल्दी से देविका का चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद वो गुस्से से कहता है, ये क्या किया है तुमने? क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपकी बहू की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है और उन्हें चोट भी लगी है, फिर भी आपने उन्हें हॉस्पिटल लाने में इतना लेट कर दिया। आपको 3 दिन पहले ही इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए था। हमसे गलती हो गई डॉक्टर साहब, लेकिन आप जल्दी कुछ करिए। हमारी बहू और उसके बच्चे को बचा लीजिए। देखिए, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हम माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। आप सोच लो किसे बचाना है। डॉक्टर साहब, आप देविका को बचाइए, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, हमें देविका का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप इनके पति को बुलाइए, हमें कुछ पेपर पर साइन करवाने हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सभी औरतें सोच में पड़ जाती हैं। तभी वीना कहती है, डॉक्टर साहब, इनके पति नहीं आ सकते। ये इनकी सास है विमला देवी, आप इनसे साइन करवा लीजिए। लेकिन पेशेंट की हालत इतनी नाजुक है, इनके पति है कहाँ? वो अपने आदमी होने का धर्म निभा रहा है। पति धर्म के बारे में उसे कुछ नहीं पता। डॉक्टर साहब, वो नहीं आएगा। क्या क्या करना है आप मुझे बताइए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर देविका का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तो कहते हैं, आप लोगों की किस्मत अच्छी है, देविका भी सुरक्षित है और उसका बच्चा भी। डॉक्टर, बेटा हुआ है या बेटी? बेटा हुआ है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन तक देविका उसी हॉस्पिटल में रहती है और उसके ससुराल की औरतों ने उसका बहुत ध्यान भी रखा। अब देविका कुछ हद तक ठीक हो गई। डॉक्टर ने देविका को घर जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन सभी सोच में पड़ गए। हम भाभी को घर ले तो जाएं, लेकिन माँ, आपको घर का माहौल पता है ना। देविका भाभी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। भाभी वहाँ आराम नहीं कर पाएंगी और पता नहीं घर के सारे आदमी हमारे साथ क्या करेंगे। माँ,
क्या हम डॉक्टर से बात करके देविका को थोड़े दिन और यहाँ नहीं रख सकते? जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो उसे यहाँ से ले जाएंगे। ये बात सुनकर विमला सोच में पड़ जाती है। तभी कम्मो कहती है, तुम दोनों ठीक कह रही हो, मैं अभी डॉक्टर से बात कर लेती हूँ। कम्मो डॉक्टर से बात कर लेती है और देविका कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है। देविका अपने बच्चे को गोद में लिए बाकी औरतों के साथ अपने ससुराल जाती है, लेकिन घर के सभी आदमी उन्हें दरवाजे पर ही रोक देते हैं। खबरदार, तुम में से कोई भी औरत अगर घर के भीतर घुसी, अगर तुम घर में कदम रखोगी तो घर अपवित्र हो जाएगा। घर हमारे कदम रखने से अपवित्र नहीं होगा, बल्कि आपकी गंदी सोच की वजह से घर क्या, अरे पूरा समाज अपवित्र हो रहा है। सुजाता, मैंने मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए। अब एक काम कर, जैसे यहाँ आई है वैसे ही यहाँ से सीधा अपने मायके लौट जा। क्यों जी, क्यों चली जाऊँ मैं अपने मायके? मैं जब तक चाहूँ यहाँ रह सकती हूँ। अगर आपने मुझे इस घर में आने से रोका तो मैं आपकी पुलिस में शिकायत कर दूँगी। वीना, इन सब की तरह तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम याद रखोगी। सज़ा बाद में देना, पहले मेरे घर से बाहर निकलो। खुद पूरी जिंदगी में एक घर नहीं खरीद पाए और मुझे सबक सिखाने की बात बोल रहे हो। देखो वीना, तुम इस घर की बेटी ज़रूर हो, लेकिन कल्याण इस घर में ही रहेगा। उसने बहुत कुछ किया है इस घर के लिए, लेकिन तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? इस घर पर मेरा उतना ही हक है जितना सचिन का। देश के कानून ने मुझे ये हक दिया है। अगर मैं चाहूँ तो कोर्ट का सहारा लेकर इस जायदाद का आधा हिस्सा ले सकती हूँ। और हाँ कल्याण, तुमसे तलाक भी ले सकती हूँ। वीना, देविका के साथ रह रहकर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। और कम्मो, मैंने तुमसे कितना मना किया, घर से बाहर मत जाओ, देविका की मदद मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब तुम इस घर से और मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। ये कदम उठाकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये कदम तो मुझे उस समय उठाना चाहिए था जब मैं माँ बनने वाली थी। आपके झूठे अहंकार और गलत नियमों की वजह से मैंने अपने 2 बच्चे खो दिए। अगर उस समय मैं दाई अम्मा से इलाज ना कराती और हॉस्पिटल चली जाती तो सचिन के बराबर मेरे भी 2 बेटे होते। सभी पति इस बात पर अड़े हुए थे कि वो अपनी अपनी पत्नियों को घर के अंदर नहीं आने देंगे। देविका बहुत देर तक सबकी बातें सुनती रही। फिर उसने अपने पति से कहा, सचिन, तुम्हारे घर के आदमियों की बात तो मैंने सुन ली। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या फैसला है? देविका, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं मजबूर हूँ। मुझे पता था सचिन, तुम्हारा यही जवाब होगा। मुझे अपने आप पर हैरानी है कि मैंने बिना रीढ़ की हड्डी वाले आदमी से प्यार ही क्यों किया, शादी क्यों की। अब मैं आप सबसे बस आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम हमें अंदर आने दे रहे हो या नहीं, या मैं पुलिस को फ़ोन करूँ? देविका, आज तक हमारे गांव में पुलिस ने कभी कदम नहीं रखा और तू हमारे घर के दरवाजे पर पुलिस को लेकर आएगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? आज तक इन औरतों ने घर से बाहर कदम नहीं निकाला था और 2-4 दिन में तूने इन सबको इनके अधिकार भी याद करा दिए। अब तो तुम बिल्कुल इस घर में नहीं आ सकते। घर की औरतें घर के बाहर खड़ी थी और घर के आदमी घर के दरवाजे पर। उनकी लड़ाई देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। देविका को अस्पताल पहुंचाकर घर की औरतों ने काम तो अच्छा किया। इस काम से देविका और उसके बच्चे की जान भी बच गई, लेकिन इनकी जान बचाने की कीमत घर की औरतों को कैसे चुकानी होगी, इसके लिए आपको आने वाला एपिसोड देखना होगा। और हमारे प्यारे दर्शकों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि देविका के साथ बाकी औरतों को क्या करना चाहिए। क्या उन्हें घर के अंदर जाने के लिए संघर्ष करना चाहिए या फिर वो घर छोड़कर चले जाना चाहिए? सास का घूंघट पार्ट 4। अब तक हमने देखा कि देविका के ससुराल के आदमी औरतों को घर के अंदर नहीं आने दे रहे हैं। देविका उन्हें पुलिस में जाने की धमकी देती है, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। तभी गांव का एक आदमी सरपंच को बुलाकर ले आता है। सरपंच उनके घर के बाहर का नज़ारा देखकर कहते हैं, जोगिंदर जी, ये आपके घर की औरतों ने कैसा हंगामा मचा रखा है। आपका घर तो संस्कारों की मिसाल था, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, आपके घर की किसी औरत ने घूंघट नहीं कर रखा। अब सरपंच जी,
हमारे घर की औरतों को इस देविका ने बहकाया है। हमने पहले ही इन सबको चेतावनी दी थी कि अगर ये घर से बाहर गई तो हम इन्हें घर में नहीं आने देंगे। अब ये देविका हमें धमकी दे रही है कि पुलिस को बुलाएगी। क्या पुलिस? इस गांव का बरसों पुराना इतिहास रहा है। इस गांव में कभी पुलिस नहीं आई। गांव के सभी फैसले हमने मिलजुल कर किए हैं। जोगिंदर, तुम्हारे घर का फैसला पंचायत करेगी। सरपंच जी, आपने ठीक कहा। पंचायत दोनों तरफ की बातें सुने और जो भी फैसला पंचायत करेगी वो हमें मंजूर होगा। तो ठीक है, आज दोपहर को सभी गांव की चौपाल पर इकट्ठा होंगे और वहीं तुम्हारे घर का फैसला होगा। सरपंच वहां से चला जाता है। घर के आदमी घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और घर की औरतें वहीं घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तभी विमला कहती है, देविका बहू, तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। बहू, तेरा बच्चा छोटा है अभी, तुझे भूखा नहीं रहना चाहिए। वीना, सुजाता, जाओ पास में जो पंडित जी का बाग है ना, वहाँ से कुछ फल तोड़ लाओ। वीना और सुजाता पास के बगीचे से खूब सारे फल तोड़ कर ले आती हैं। सभी औरतें फल खाती हैं। तभी देविका कहती है, आप सब घर से बाहर निकली, घूंघट उतार दिया तो इन मर्दों की इज्जत चलेगी, लेकिन हम सब घर के बाहर भूखे प्यासे बैठे हैं। इस बात पर इन अहंकारी मर्दों को शर्म क्यों नहीं आ रही? हाँ देविका, तुम ठीक कह रही हो। अगर हम मर भी जाए ना, तब भी इन मर्दों के लिए इनके बनाए गए नियम कानून ही अहम रहेंगे, हम नहीं। सुजाता भाभी, मुझे तो सबसे ज़्यादा सचिन पर गुस्सा आ रहा है। उसने मुझसे लव मैरिज की थी, क्या क्या वादे किए थे कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और आज उसने मेरा साथ छोड़ दिया। अपने बच्चे को एक बार भी नहीं देखा उसने। देवी का वो शुरू से ही ना डरपोक रहा है। लेकिन इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि पंचायत में न जाने क्या फैसला होगा। पता नहीं वो इंसाफ करेंगे भी या नहीं। वीना दीदी, आपको अभी भी पंचायत से इंसाफ मिलने की उम्मीद है? अगर इस गांव की पंचायत में सच में इंसाफ करने की भावना होती तो सरपंच जी अभी हमें घर के अंदर जाने देते। देखा नहीं कितना जहर उगल कर गए हैं हमारे खिलाफ। तो बहू, अब हम क्या करेंगे? पंचायत तो हमारे खिलाफ ही फैसला सुनाएगी। पहले तो हम अपनी सारी बातें रखेंगे। अगर ये लोग नहीं माने तो आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगी। लेकिन एक बात आप याद रखना, किसी भी सूरत में हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम सही हैं। देविका सभी औरतों को समझा रही थी। तभी वहाँ एक गांव वाला आता है। आप सभी को पंचायत में बुलाया है। उस गांव वाले की बात सुनकर सभी औरतें पंचायत में पहुंचती हैं। वो देखती हैं कि उस पंचायत में सारा गांव इकट्ठा हो गया है। बहुत सारी औरतें लंबे लंबे घूंघट करके वहां आई हुई हैं। तभी पंचायत की कार्यवाही शुरू की गई और घर के आदमियों से पूछा गया कि वो घर की औरतों को घर में क्यों नहीं रखना चाहते। हमारे घर की औरतें ना तो घूंघट उतारती है और ना ही किसी डॉक्टर से इलाज करवाती है, और हमारे मना करने के बाद भी इन सब ने घर से बाहर कदम रखा, हमसे ऊंची आवाज़ में बात की। हमने इन सबको चेतावनी भी दी, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब ये सभी औरतें हमारे घर में नहीं रह सकती। अब औरतें अपना पक्ष रखें। ये कानून की किस किताब में लिखा है कि औरतों को घूंघट करना चाहिए? और अगर मेरे ससुराल की औरतें मुझे डॉक्टर के पास ना लेकर जाती तो ना मेरा बच्चा जिंदा बचता और ना ही मैं। लेकिन दाई अम्मा से हम इलाज करवा रहे थे ना। दाई अम्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देविका का इलाज दाई अम्मा के बस की बात नहीं थी। काफ़ी देर तक दोनों पक्षों में बहस चलती रही। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत ने जो फैसला लिया उसके लिए तो देविका पहले से ही तैयार थी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत ने यह फैसला किया है कि सारी गलती महिलाओं की है। अगर वो अपने अपने पतियों से माफ़ी मांग लेती है और वादा करती है कि भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगी, तो वो घर के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। हमें पंचायत का फैसला मंजूर नहीं है। हमने कोई गलती नहीं की जो हम माफ़ी मांगे। और किस बात का वादा करें हम? हमने देविका की जान बचाई है,
तो आप हमसे भविष्य में किसी की जान न बचाने का वादा ले रहे हैं क्या? अगर तुम्हें पंचायत का फैसला मंजूर नहीं है तो तुम सबको घर में नहीं पुरानी हवेली में रहना होगा, जो अब खंडहर बन चुकी है। यह खंडहर तुम्हारे घर के सामने ही है। सरपंच जी, आपका फैसला सही नहीं है। एक बार और सोच लीजिए इस फैसले के बारे में। ओ शहर की छोरी, 4 किताबें क्या पढ़ ली, हमें सही गलत का पाठ पढ़ाएगी? तुझे पता नहीं कि पंचायत का फैसला यहाँ सदियों से चलता आया है और लोग उसी को मानते आए हैं। अच्छी तरह जानती हूँ सरपंच जी। अगर मैं चाहूँ तो आपके इस फैसले को कोर्ट की चौखट तक ले जा सकती हूँ। पुलिस को बुलाकर अभी घर के अंदर जा सकती हूँ। पंचायत और घर के आदमियों की शिकायत पुलिस में कर सकती हूँ और अपने बच्चे को उसका हक दिलवा सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं उसी खंडहर में रहूँगी और इस गांव के आदमियों को दिखा दूंगी कि औरत खंडहर को भी महल बना सकती है, और वो भी बिना किसी आदमी की मदद के। सारे गांव की औरतें देविका की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। उनका जीवन घूंघट और घर के 4 दीवारी के बीच में ही था। कोई औरत अपने हक के लिए पंचायत से भी टकरा सकती है, ये बात उन्होंने पहली बार सुनी थी। अब देविका घर की औरतों के साथ खंडहर में चली जाती है। माँ जी, ये खंडहर तो काफ़ी पुराना है। भाभी, खंडहर पुराने ही होते हैं। मुझे तो डरावना भी लग रहा है। मैं डर की वजह से कभी इस खंडहर के आसपास भी नहीं आई, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन इसी में रहना पड़ेगा। ये तो टूटा फूटा भी पड़ा है। माँ जी, एक काम करते हैं, ये खंडहर तो काफ़ी बड़ा है, इसलिए एक हिस्से की साफ सफाई करके उसे ही रहने लायक बना देते हैं। बाद में धीरे धीरे पूरा खंडहर ठीक कर लेंगे। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। विमला भाभी और मैं इस खंडहर के टूटे हुए हिस्सों पर मिट्टी और ईंटें लगा देते हैं। सुजाता और विना, तुम साफ सफाई कर लो। सभी औरतें मिलकर खंडहर के एक हिस्से को सुधारना शुरू कर देती है और काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद वो उस हिस्से को काफ़ी हद तक अच्छा कर लेती हैं। और इसी तरह रात हो जाती है। सभी औरतें बैठकर बात करती है। माँ, हमने इस खंडहर को घर तो बना दिया है, लेकिन ये घर चलेगा कैसे? हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। और हम सब तो बड़े हैं, गर्मी सर्दी भूख कुछ भी आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन देविका का बेटा बहुत छोटा है, उसे तो हमें अच्छी तरह से पालना होगा ना। मैं भी यही सोच रही हूँ कि आगे हमें क्या करना चाहिए। कम्मू और मैं मिलकर मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन बना देते हैं। कुछ दिन के लिए खाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खेत और बाग बगीचे आसपास ही हैं, कहीं से कुछ भी ले सकते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप सब लोगों को आता क्या है? मतलब कोई ऐसा काम जिसका आपको शौक हो, जो आपने बचपन से किया हो। बहू, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? माँ जी, बहुत कुछ चल रहा है। बस अब हमारा सारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने लिए अच्छे से अच्छा क्या काम कर सकते हैं। आप सब हिम्मत से और समझदारी से काम लो, फिर देखना हम इस खंडहर को भी महल बना देंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। देविका सभी को समझा रही थी, तभी उसका बेटा रोने लगा। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और उसे चुप कराने लगी। अब देविका के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो किस तरह से ससुराल की औरतों को आत्मनिर्भर बनाए और किस तरह से अपना घर चलाए। हमारे प्यारे दर्शकों, अब आप बताइए, देविका और घर की सभी औरतों ने अपने पतियों से माफी ना मांगकर सही किया या गलत? क्या उनका खंडहर में रहने का फैसला सही था? अब देविका को क्या कदम उठाना चाहिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।